हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक हमारे चैनल पर। आज हम अपना जो हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड चालू है उसका आगे का हम सेशन कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो जो डायरेक्ट यहाँ पर जंप करके आए हैं देखने के लिए तो देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा अगर आप लोग पहले वाले वीडियो देख लेंगे तो आपको और हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था, जल्दी जल्दी याद करो क्या क्या किया था। हमने मेजरमेंट ऑफ प्रेशर दिया था, डिस्कस किया था। और उससे पहले हमने क्या किया था डिस्कस, हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। ठीक है, तो पहले वाला लेक्चर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते, फिर से फटाक से रिमाइंड कर लेते क्या क्या किया था हमने किया था मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर में हमने क्या क्या मेजरमेंट किया था, हमने दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट लिए थे। कौन कौन से, एक तो मर्क्यूरी बैरोमीटर था और कौन सा था, मर्क्यूरी बैरोमीटर और एक मोनोमीटर था। ठीक है, यार क्या था, मैनोमीटर। ठीक है, तो बैरोमीटर किसके लिए यूज करते थे, हम प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए यूज करते थे। ठीक है, और मोनोमीटर हम किसके लिए यूज करते थे, ये इंस्ट्रूमेंट था जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए यूज करते थे। ठीक है, और मैनोमीटर किसके लिए यूज करते हैं, हम किसी भी गैस के प्रेशर को मेजर करने के लिए हम मैनोमीटर यूज करते हैं। ठीक है, उसमें भी हमने कौन सा टाइप का देखा था, ओपन ट्यूब मैनोमीटर देखा था। ठीक है, ये दो हमने देखा था। और आप बहुत लोगों ने आपने आंसर दिया था कि दूसरे टाइप्स के भी है, मैं जो प्रेशर से हम जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट भी है जिससे हम प्रेशर मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग एप्लीकेशन के लिए अलग अलग टाइप के मीटर्स बनाए गए हैं। चलो, तो ये हमने डिस्कस किया था। बैरोमीटर में हमने क्या डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था कि प्रेशर जो भी हमें मिलने वाला है वो प्रेशर कितना होने वाला है, वो किसके बराबर होगा, एच रो जी के बराबर होगा। सही है, यही डिस्कस किया था हमने। आप लोग जाके देखोगे डायग्राम में तो आपको पता चलेगा कि क्या था हमारा प्रेशर जो था, वो एक प्रेशर एट पॉइंट ए था 0, प्रेशर एट पॉइंट किसके बराबर था, प्रेशर एट पॉइंट सी के बराबर था। तो हमने क्या लिख दिया था, ये इक्वेशन मिला था हमें, P इक्वल्स टू पी नॉट प्लस एच जी। ठीक है, यही मिला था हमें। तो इससे हमने वैल्यूज रखा था और हमें क्या मिल गया था, हमें इक्वेशन मिल गया था P इक्वल्स टू एच रो जी। और इसमें क्या मिला था हमें, मैनोमीटर में हमें डायरेक्ट इक्वेशन क्या मिल गया था, हमें मिल गया था P इक्वल्स टू पी नॉट प्लस एच रो जी। यही मिला था हमें एक ओपन साइड का, या फिर आप लोग बोल सकते हो प्रेशर एट पॉइंट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट ए प्लस एच रो जी। यही हमने डिस्कस किया था, डिराइव करके दिखाया था। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में, इसको अच्छे से समझाया था क्या क्या यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, किधर पे इसकी लिमिटेशंस आती है। ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लिक्विड का एक बहुत यूनिक प्रॉपर्टी। ठीक है, बहुत अच्छी सी प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। ठीक है, तो ये सरफेस टेंशन पढ़ने से पहले हमें इसके पीछे की एक थ्योरी पढ़नी पड़ेगी जिसका नाम क्या है, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी। तो हमको क्या क्या दे दिया है, सबसे पहले सरफेस टेंशन क्या होता है, इसका हमें पहले हमारे बुक में नहीं दिया है, हमें थोड़ा सा बाद में दे दिया इसका डेफिनेशन, तो भी मैं बता देता हूँ। सरफेस टेंशन इज नथिंग बट F अपॉन L। इसका मतलब एक ऐसी कोई फोर्स लगती होगी पर यूनिट लेंथ में। ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं, सरफेस टेंशन बोल देते हैं। ठीक है, अभी शॉर्ट में याद रखो, डेफिनेशन में अभी लिखवाता हूँ, ये पूरा समझने के बाद। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग अबाउट सरफेस टेंशन लेट अस नो अबाउट मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन कि व्हाट इज एक्चुअल सरफेस टेंशन। तो हमारे बुक में कुछ क्वेश्चंस दे दिए हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस दे दिए, वो हम पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या क्या है, यू मस्ट हैव ब्लोन सोप बबल्स इन योर चाइल्डहुड, व्हाट इज देयर शेप। तो अपने चाइल्डहुड में बबल्स हम लोग ब्लो करते हैं। ठीक है, तो उसमें आप लोग ने उसका शेप देखा होगा, कैसा है, स्पेरिकल टाइप का, ऑलमोस्ट स्पेरिकल टाइप का, गोल 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 आपको दिखता था। ठीक है, मेले में जाकर हम लेके आते थे और ब्लो करते थे। ठीक है, तो उसका शेप स्पेयर शेप का ही क्यों था। ठीक है, इसका आंसर भी अपना सरफेस टेंशन पे ही है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डज अ ग्रीस रेजर फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रीस रेजर बोला है, मतलब एक ब्लेड है जिसके ऊपर हमने ग्रीस अप्लाई किया है, फिर उस ब्लेड को हमने वाटर सरफेस के ऊपर रख दिया है, तो भी वो डूबेगा नहीं। ठीक है, वो सरफेस टेंशन पे ही रहेगा, मतलब सरफेस की लेयर के ऊपर ही रहेगा। अगर आपने नॉर्मल ब्लेड रख दिया तो शायद वो नीचे संक कर जाए, ठीक है, नीचे चला जाए। तो ये सेकंड क्वेश्चन था, ये भी हमारा एग्जाम्पल है, इसके पीछे भी क्या छुपा है, सरफेस टेंशन की थ्योरी है। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, Why can a water spider walks comfortably on the surface of still water। अभी एक स्टिल वाटर है, ये जो सरफेस टेंशन है ये हम बोलेंगे कि ये स्टिल वाटर की एक थ्योरी है। ठीक है, कि जब पानी रुका हो तभी हम सरफेस टेंशन के बारे में अच्छे से पढ़ाई करते हैं। तो हमारे पास एक सरफेस वाटर एक लेयर है। ठीक है,
तो अभी आप लोग देखोगे कि उसके ऊपर कीड़े मकोड़े मस्कीटोज, तो यहाँ पर स्पेशली एग्जांपल किसका दिया है, स्पाइडर का। ठीक है, ड्राइंग को अच्छे से मत देखना। तो एक स्पाइडर का देखते हो आप, तो स्पाइडर आराम से मूव कर लेता है, ना ही वो अंदर जाता है ना ही वो कहीं और जाता है। ठीक है, तो वो डूबता क्यों नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो अपना वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है उस लेयर पे। ठीक है, जितना उस टेंशन है उससे कम टेंशन वो अप्लाई करता है ताकि वो लेयर ब्रेक ना हो। इसकी वजह से वो लेयर पे ही घूमता रहता है, कहीं पर भी जा सकता है। ठीक है, अभी उसके बाद वाला क्वेश्चन क्या दे दिया है, वाई आर फ्री लिक्विड ड्रॉप्स एंड बबल्स ऑलवेज स्पेरिकल इन शेप। क्या बोला है, फ्री लिक्विड बबल्स, फ्री लिक्विड ड्रॉप्स एंड बबल्स। अभी आपने देखा रहेगा रेन ड्रॉप्स गिरते हैं, ठीक है, एक लीफ के ऊपर, पत्ते के ऊपर एक ड्रॉप गिरता है तो भी वो स्पेरिकल शेप का होता है। ठीक है, इमेज दिख जाएगी अभी आपको। और बबल्स का शेप भी स्पेरिकल क्यों होता है, ठीक है, सबके पीछे राज है सरफेस टेंशन की वजह से। ठीक है, कि अभी बबल बनता ही कैसे है, अंदर हवा होती है और बाहर हवा होती है, तो जो अंदर हवा ट्रैप्ड होती है वो किसकी वजह से उधर पे रहती है, ठीक है, तो बबल के सरफेस टेंशन की वजह से होती है। उसके पीछे की हम थ्योरी देखेंगे, हमारे बुक में दिया है बहुत अच्छे से। अभी आगे और क्या क्या दे दिया हमें, डू यू नो में दे दिया है, व्हेन वी राइट ऑन पेपर द इंक स्टिक्स टू द पेपर। ठीक है, अभी जब हम लिखते हैं पेपर के ऊपर तो जो हमारा पेन है उसकी इंक पेपर के ऊपर लग जाती है। व्हेन टीचर राइट्स ऑन अ बोर्ड chalk particle sticks to the board. Mercury in a glass container does not wet itself, while water in a glass container wets itself. ठीक है, अभी पेन से लिखो तो भी पेपर पे वो चिपक जाता है। मैं मार्कर से लिख रहा हूँ बोर्ड पे तो मार्कर का पार्टिकल भी चिपक जाता है। ठीक है, मार्कर की इंक भी बोर्ड पे चिपक जाती है। फिर उसके बाद में क्या बोला, मर्क्यूरी लोगे आप, मर्क्यूरी देखोगे तो आपको जब आप कॉलेज चालू हो जाएगा तो आपको लैब में दिखेगा कि आप ग्लास में डाल दो तो भी वो ग्लास में चिपकेगा नहीं, लेकिन पानी आप लोग भर दो तो आप लोग को क्या दिखेगा कि पानी के वाटर पार्टिकल्स जो है वो चिपके रह जाएंगे। ठीक है, हमने पूरा अलग से निकाल दिया तो भी आप देखोगे कि उसमें वाटर अभी भी है। ठीक है, उसके पार्टिकल्स अवेलेबल है, तो ऐसा क्यों। ठीक है, इसकी सबके आंसर हम यहाँ पर थ्योरी में देखेंगे कि मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन है क्या। तो स्टार्ट करते हैं हम मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। तो इसमें मैं पहली बात बता दूं कि हम यहाँ पर मॉलिक्यूल्स की बात करने वाले हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके बात करने वाले एकदम छोटे छोटे। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स, H2O, H2O, एयर मॉलिक्यूल्स, सिर्फ एयर मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे। वैसे हम मॉलिक्यूल्स के ऊपर बात करेंगे, ये देखने के बाद हम सरफेस टेंशन भी देख लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या दे दिया है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्या दे दिया है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो ये क्या होती है, ये एक ऐसी फोर्स होती है जो मॉलिक्यूल्स के बीच में, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल्स के फोर्स को हम क्या बोल देते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, इसका डेफिनेशन लिख लो अच्छे से। इसका डेफिनेशन क्या है, इसका डेफिनेशन है, दिस फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। द फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होगा उसको हम क्या बोल देंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अभी इसमें भी देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। फर्स्ट वन इज कोहेसिव फोर्स या फोर्स ऑफ, सेकंड है एडेसिव फोर्स। करेक्ट है। अभी हम लोग दोनों देखते हैं कि क्या क्या है कोहेसिव फोर्स एंड एडेसिव फोर्स। अभी आप लोग एक बात याद रखो कि कोहेसिव फोर्स जो लगने वाली है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे लगेगी, सेम सब्सटेंस पर। किस पे लगेगी, सेम सब्सटेंस पर। सेम सब्सटेंस इन अ सेंस वाटर है तो वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर ही कोहेसिव फोर्स लगेगी। आपने फेविकॉल ले लिया तो फेविकॉल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में। ठीक है, तो ये हो गया सेम सब्सटेंस पे रहेगा, उसको हम कोहेसिव फोर्स बोल देंगे। एडेसिव फोर्स मतलब दो अलग मॉलिक्यूल्स, जब हमारे पास दो अलग सब्सटेंस जब अट्रैक्ट होके फोर्स एक दूसरे के ऊपर अप्लाई करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, इसको एडेसिव फोर्स। ठीक है, अभी इसका भी डेफिनेशन लिख लो। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the molecules of the substance of the same substance, अंडरलाइन कर लो वर्ड सेम सब्सटेंस, शॉर्ट में लिख लो, of the same substance is called cohesive force और force of cohesion। ठीक है, सेम सब्सटेंस पे लगेगा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको हम क्या बोल देंगे, कोहेसिव फोर्स। एडेसिव फोर्स मतलब डिफरेंट सब्सटेंस। ठीक है, दो अलग अलग सेपरेट सब्सटेंस होंगे। ठीक है, एक पेपर ले लिया, एक फेविकॉल का सब्सटेंस ले लिया, दोनों को अप्लाई किया तो स्टिक कर दे। ये किसकी वजह से, फेविकॉल का कुछ मॉलिक्यूल्स था, पेपर का कुछ अलग सब्सटेंस था, दोनों तो भी स्टिक कर जाते हैं। ठीक है, तो दोनों बाउंड हो जाते हैं, उसको भी हम क्या बोल देते हैं, एक एडेसिव फोर्स बोल देते हैं। ठीक है, कि दो अलग अलग सब्सटेंस है। अब इसमें और एक एग्जाम्पल किसका आ सकता है कोहेसिव में, वाटर मॉलिक्यूल्स।
वाटर है, एक बीकर में हमने वाटर ले लिया तो उसके अंदर कोई सी फोर्स ही एक्ट करेगी, क्योंकि सेम हमारे पास सब्सटेंस है, सेम हमारे पास मॉलिक्यूल्स है। करेक्ट है, समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? चलो अभी इसमें और एक पॉइंट दिया है, कोहेसिव फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन सॉलिड एंड वीकेस्ट इन गैसेस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लो, एमसीक्यू आ सकते हैं इसमें कि कोहेसिव फोर्स किस में ज्यादा स्ट्रांग होती है, सॉलिड में स्ट्रांग होती है और बाकी गैसेस में कैसी होती है, वीक होती है। अभी मैं आपको और एक बात बता दूं कि सरफेस टेंशन सिर्फ और सिर्फ लिक्विड में हम पढ़ने वाले हैं, गैसेस में सरफेस टेंशन एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो ये बात याद रखना आप लोग। अभी देखो क्या हो गया उसमें, अभी एडहेसिव फोर्स का डेफिनेशन लिख लो, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, अंडरलाइन कर लो डिफरेंट सब्सटेंस। ठीक है, क्या अंडरलाइन कर लो, डिफरेंट सब्सटेंस, तो डिफरेंट सब्सटेंस होगा, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ऐसे फोर्स को हम क्या बोल देंगे, एडहेसिव फोर्स बोल देंगे। ऐसे फोर्स को हम क्या बोल देंगे, एडहेसिव फोर्स बोल देंगे। ठीक है, डिफरेंट सब्सटेंस अंडरलाइन करके रख लो, बुक में कहीं मार्क कर लो। अभी उसके बाद में आ गया हमारे पास सेकेंड डेफिनेशन, रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। अभी रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स मतलब जितना मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, अगर मैंने बोला ये हमारे पास मॉलिक्यूल है, अगर इसको हमने थोड़ा सा जूम करके देखा तो उसका एक ऐसा हमारे पास मॉलिक्यूल दिखेगा। ठीक है, तो जो इसकी रेंज होगी, ठीक है, ये इतनी इसकी रेंज हो गई, तो इतने रेंज ही तक हमारे पास मॉलिक्यूलर फोर्स अवेलेबल होगी। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ रहा है, एक मॉलिक्यूल है, जितना उसका एरिया होगा वहीं तक, उसी एरिया तक उसका फोर्स का क्या बोल सकते हैं हम, पावर जो है वो रहेगा। ठीक है, अभी डेफिनेशन लिख लो, डेफिनेशन से और क्लियर हो जाएगा। द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम अ मॉलिक्यूल अप टू विच द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम अ मॉलिक्यूल अप टू विच द मॉलिक्यूलर फोर्स इज इफेक्टिव इज कॉल्ड एज रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, तो ऐसा मैक्सिमम डिस्टेंस जहां तक अपना मॉलिक्यूल क्या कर सकता है, इफेक्टिवली मॉलिक्यूलर फोर्स अप्लाई कर सकता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। तो ये रेंज होती कितनी है, इफेक्टिव, जो इफेक्टिव वर्ड है उसको अंडरलाइन कर लो। ये इफेक्टिव रेंज कितनी होती है, ये इफेक्टिव रेंज कितनी होती है, ये होती है नैनोमीटर्स में। किस में होती है, नैनोमीटर्स, मतलब 10⁻⁹ इतना छोटा उसका रेंज होता है मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, भूलना मत, कितना होता है, नैनोमीटर्स में होता है। इफेक्टिव रेंज कितना होता है, नैनोमीटर्स में। उसके बाद में आ गया स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस। स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब अभी हम एक इमेजिनरी, ये हमारे पास मॉलिक्यूल है, अभी हम इमेजिनरी एक स्पेयर अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, एक स्पेयर अज्यूम कर लेते हैं, और जो इसका स्पेयर है, ठीक है, इसी स्पेयर को हम क्या बोल देते हैं, इसी मॉलिक्यूल का जो स्पेयर हमने इमेजिनरी स्पेयर अज्यूम किया है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ठीक है, इसका डेफिनेशन भी लिख लो, एन इमेजिनरी स्पेयर with a molecule at its center and radius equal to the molecular range। ठीक है, क्या है, ये रेडियस जो है किसके बराबर होगा, ये रेंज के बराबर होगा, उसकी रेंज जितनी होगी उतना इसका रेडियस होगा। सही है, इक्वल टू द मॉलिक्यूलर रेंज इज कॉल्ड एज स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और एक लिख लो, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज इफेक्टिव, the intermolecular force is effective only within the sphere of influence। ठीक है, तो ये इंटरमोलिकुलर जो फोर्स है ये कहाँ तक ही होगी, 2 पार्टिकल की रेंज तक ही होगी। ठीक है, तो जो इसके अगर बीच में आ गया तो इन दोनों के ऊपर जो फोर्स लगेगी इन्फ्लुएंस के अंदर आ जाएगा। अगर इन्फ्लुएंस यहाँ पर और यहाँ पर पार्टिकल है तो इन दोनों के बीच में हम बोल नहीं सकते कि इंटरमोलिकुलर फोर्स है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इनकी रेंज में होगा तभी ये इफेक्टिवली हम बोल सकते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स है। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में। आगे हमें दे दिया उसके आगे वाला टॉपिक जो कि है सरफेस फिल्म। सरफेस फिल्म क्या होता है अपने पास, एकदम इजी है, द सरफेस लेयर ऑफ द लिक्विड विथ थिकनेस इक्वल टू द रेंज ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स इज कॉल्ड एज सरफेस फिल्म। ठीक है, तो हमारे पास एक ये ले लो, बीकर ले लो। ठीक है, हमारे पास इतना लेवल पे है, ठीक है, लिक्विड है हमारे पास। तो अभी लिक्विड है, अभी आप लोग क्या देखोगे, हमारे पास जो स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, ठीक है, सरफेस फिल्म मतलब जो स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस है उसका रेडियस, ठीक है, ये जो हमने एक मॉलिक्यूल ले लिया उसका हमने रेडियस बना लिया, तो ये जो रेडियस होगा, ठीक है, इस लेयर को हम लोग क्या बोल देते हैं, सरफेस फिल्म। ठीक है, सरफेस फिल्म।
थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में देख लेना। तो ये हमारा क्या हो गया, सरफेस फिल्म बन गया, जो हमारे पास लेयर आ गई, ठीक है, एकदम छोटी सी लेयर होती है उसको हम सरफेस फिल्म बोल देते हैं। उसके बाद में फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड। अभी फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड मतलब, फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड मतलब इसका भी डेफिनेशन लिख लो आप लोग। फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड मतलब इट इज द सरफेस ऑफ द फ्लूइड which does not experience any shearing stress, which does not experience any shearing stress, for example interface between, चलो तो अभी क्या हो गया हमारे पास, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड मतलब ये जो लेयर दिख रही है आपको, ठीक है, ये जो लेयर दिख रही है इसको नाम दे दिया x और y। तो ये जो है लेयर, इस लेयर को भी हम क्या बोलते हैं, फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, जो वाटर एयर के कांटेक्ट में रहे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेसिक डेफिनेशंस, ठीक है। हमारे एग्जाम्स में पूछते हैं कि भैया तुम कोहेसिव फोर्स बता दो क्या होता है, एडेसिव फोर्स बता दो, एक एक मार्क्स के लिए आ जाता है, ठीक है। तो सबके सब याद रखने एकदम इजी है। मेन जो कीवर्ड्स है, जब आप लोग डेफिनेशन लिखोगे तो मेन कीवर्ड्स को क्या करोगे आप, हाईलाइट कर दोगे, ठीक है। इससे हमारा मार्क्स ज्यादा बढ़ते जाएगा, ठीक है, अट्रैक्टिव दिखेगा पेपर। तो फटाक से हम मेन वर्ड्स हमें दिखे कि कोहेसिव फोर्स में सेम सब्सटेंस लिखा है, मतलब इसने डेफिनेशन अच्छे से लिखा है, इसको पूरा मार्क्स मिल जाएगा एक, करेक्ट है। तो ये हो गया हमारा मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन, ठीक है। तो अभी आप लोग इतना लिख लो, नोट डाउन कर लो, कर लिया नोट डाउन अच्छे से, 2 बार डेफिनेशंस को रीड कर लेना, आई एम श्योर कि याद हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजी है, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। तो आगे अभी हम देखते हैं, हमारे बुक में और एक टॉपिक दे दिया है, थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है, ठीक है, वो देख लेते हैं हम। तो हमारे बुक में टॉपिक क्या दे दिया है, सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ, सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी, ठीक है। अभी हमें सरफेस टेंशन को एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो अभी इसमें देखो एक डायग्राम दिया है, ठीक है, एक डायग्राम दिया है, वो आपके बोर्ड पे भी आ जाएगा, ये ऐसे एक डायग्राम दिया, ठीक है। एक मॉलिक्यूल है, उसका हमने इन्फ्लुएंस निकाल लिया है, ठीक है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो ये देखो ऐसा हमारे पास स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है जो टोटली इमर्स्ड है, ठीक है, पानी में पूरा अंदर तक है। सेकेंड पार्टिकल जो है उसमें 90% वो वाटर के अंदर है और 10% वो वाटर के बाहर है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, 10% वाटर के बाहर है, एयर पे है, और 90% वो अंदर है। और तीसरा पार्टिकल जो है हमारा वो 50% बाहर है और 50% हमारे पास अंदर है, ठीक है। इनका नाम दे दो ABCD, जो भी पार्टिकल हो, A पार्टिकल, B पार्टिकल, C पार्टिकल, ठीक है। ये थ्योरी आप लोग रीड कर लेना। और इसमें क्या फिल है, पूरे वाटर मॉलिक्यूल्स ही फिल है। हमने 3 मेजर एक पॉइंट उठा लिए। पहला पॉइंट A पॉइंट है, जो पूरा मॉलिक्यूल अंदर डिप्ड है, ठीक है, मतलब ये किससे सराउंडेड है, अपने सेम अदर मॉलिक्यूल्स के साथ सराउंडेड है। वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे तो वाटर मॉलिक्यूल्स के सराउंडिंग में है, ठीक है। तो जो इनके ऊपर फोर्स लग रही है, ठीक है, वो फोर्स सेम होगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दोनों सेम होगी, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर कोहेसिव फोर्स एक्ट हो रही है, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो B, पार्टिकल नंबर B पर, मॉलिक्यूल नंबर B पर, अभी यहाँ पर देख लो, आप लोग क्या देखोगे कि 90% लिक्विड में है और 10% कहाँ पर है, एयर में है। तो अभी लिक्विड का डेंसिटी ज्यादा है कंपेयर टू एयर, पहला पॉइंट नोट डाउन कर लो, लिक्विड का डेंसिटी ज्यादा है कंपेयर टू एयर। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये नीचे के मॉलिक्यूल्स है इसके आसपास, वो लोग क्या करेंगे, इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। किसकी वजह से, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से, कोहेसिव फोर्स की वजह से। ये क्या करेंगे, इसको अंदर खींचने की कोशिश करेंगे, बोलेंगे भाई नीचे आ, नीचे आ, नीचे आ, ठीक है, ऊपर क्या कर रहा है। तो ये क्या होगा, ये अपना जो मॉलिक्यूल है वो भी नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है, नीचे आ जाएगा। अभी सेकेंड हमारा जो पार्टिकल, थर्ड पार्टिकल जो है हमारा, जो कि 50% हवा में है और 50% पानी में है, ठीक है, मतलब लिक्विड में, फ्लूइड में है। तभी इसमें आप लोग क्या देखोगे, इसमें आप लोग क्या देखोगे कि यहाँ पर फिर से वही पहला पॉइंट आएगा हमारा कि डेंसिटी ऑफ एयर, ठीक है, वो कम है कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो एयर पार्टिकल्स है उनके बीच में जो मॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो बहुत वीक है, ठीक है, और यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा अच्छा है कंपेयर टू एयर। तो अभी क्या देखोगे आप, ये जो 50% डिप्ट है वाटर में, तो यहाँ के जो पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स, ये मॉलिक्यूल्स क्या बोलेंगे, ये मॉलिक्यूल्स बोलेंगे कि भैया तो नीचे आओ। क्या करेंगे, खींच के नीचे की तरफ लेके आएंगे। क्या करेंगे, नीचे खींच के नीचे की तरफ लेके आएंगे,
तो क्या करेंगे, वो इसको भी नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, तो हमारा पार्टिकल भी क्या करेगा, नीचे की तरफ आने लगेगा। इसका बोलने का मतलब क्या है, यहाँ पर सब मॉलिक्यूलर थ्योरी जो हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पढ़ा, कोहेसिव फोर्स पढ़ा, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस पढ़ा, ये हो गया हमारा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ये हमारा एक लेवल रहेगा जो इसको हम फिल्म बोल देंगे। जो एक फ्री सरफेस रहेगा वाटर और एयर के बीच में, उसको हम फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड बोल देंगे। तो ये सब जो हमने अभी तक थ्योरी पढ़ी पूरी, एक पॉइंट, वो सब हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया। इसलिए हम क्या डिस्कस कर दिया हमने, सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी। अभी असली में सरफेस टेंशन है क्या? असली में आप लोग अभी तक बोलोगे कि सर सरफेस टेंशन तो बताया नहीं, बाकी पूरा दुनिया का बता दिया। ठीक है, बोलोगे सर बताओ सरफेस टेंशन क्या होता है, बाकी हमको नहीं सुनना है। तो सरफेस टेंशन होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता दिया, T = F/L, मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ इतना लगने वाला है। तो अभी हम लोग एक बीकर अज्यूम करेंगे, ठीक है, ऊपर से देख रहे हैं, कौन सा व्यू देख रहे हैं, अपर व्यू देख रहे हैं, ठीक है, अप साइड का व्यू देख रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग एक इमेजिनरी टेंजेंशियल लाइन इमेजिन करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर टेंजेंशियल लाइन इमेजिन करते हैं, ठीक है। तो ये जो टेंजेंशियल लाइन है, लेंथ है, ठीक है, टेंजेंशियल लेंथ है जो वाटर सरफेस लेयर के ऊपर है, ठीक है, एक लेयर के ऊपर जो हमारे पास ये टेंजेंशियल फोर्स हमने अज्यूम किया है, लाइंस अज्यूम किया है। तो ये जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है, ऊपर से जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है उसकी पर यूनिट लेंथ, ठीक है, इतने से लेंथ में कितना फोर्स हमारे पास ये कर रहा है, अप्लाई कर रहा है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, सरफेस टेंशन। बोलने का मतलब समझ गए, अच्छे से डेफिनेशन सुन लो तो और अच्छे से समझ जाएगा। सरफेस टेंशन जिसको हम डिनोट करते हैं T से, ठीक है, कैपिटल T से, इज डिफाइंड एज द टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन बोथ द साइड ऑफ इमेजिनरी लाइन। कहाँ पर, बोथ द साइड ऑफ इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इज गिवन बाय T = F/L। करेक्ट है, करेक्ट है, समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ रहा है पक्का क्या बोलना चाहता हूँ मैं, ठीक है। जो भी टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई हो रहा है इस इमेजिनरी सरफेस, इमेजिनरी लाइंस के ऊपर, ठीक है, जो कहाँ पर है, फ्री सरफेस के ऊपर है, उसको ही हम क्या बोल देते हैं, सरफेस टेंशन बोल देते हैं। और अच्छे से आप लोग समझोगे कि एक लेयर है, ठीक है, आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो कि सरफेस टेंशन होता क्या है। एक बाउल ले लो, उसमें पानी ले लो, ठीक है, उसके ऊपर ब्लैक पेपर डाल दो, ब्लैक पेपर थोड़ा सा डाल दो, एकदम क्या करके, ग्राइंड करके, पाउडर डाल दिया तो आप लोग देखोगे कि पूरा पाउडर ऊपर की तरफ है। अभी हमें सरफेस टेंशन को ब्रेक करना है, अभी सब सरफेस टेंशन के ऊपर है, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, एक विम बार आता है लिक्विड, उसको आप सिर्फ एक ड्रॉप डिप कर दोगे। जैसे आपने डिप किया तो वो क्या करेगा, वो सरफेस टेंशन को ब्रेक कर देगा, ठीक है। सरफेस टेंशन को जैसे ब्रेक करेगा हमारे पार्टिकल्स एकदम से दूर हो जाएंगे, ठीक है। ये एक एक्सपेरिमेंट है सरफेस टेंशन का। और आप लोग ने देखा होगा फेमस स्विमर्स जो होते हैं, वो फेमस स्विमर्स वाटर लेवल को क्या करते हैं, सरफेस टेंशन को ब्रेक ही नहीं करते, वो सरफेस टेंशन के अंदर ही मेंटेन रख के आगे की तरफ जाते हैं। मैं उसकी भी एक फोटो अगर अवेलेबल होगी तो मैं आपको दिखा दूंगा कि बिना सरफेस टेंशन को ब्रेक किए वो स्विम करते जाते हैं, ठीक है, उसकी लेयर पे। तो आप लोग ने देखा होगा कि सरफेस टेंशन बहुत होता है, मतलब आप लोग कैसे इसको इमेजिन कर सकते हो, अगर आप लोग ने एक हाइट से स्विमिंग पूल पे जंप मारा, ठीक है, अगर आपने ऐसे जंप मारा, ठीक है, ऐसे जंप मारा तो आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आपने ऐसे पूरी बॉडी ऐसे मार दी तो आपको क्या लगेगा कि भैया मैं किसी कंक्रीट पे गिर गया, है पानी, लेकिन आपको कैसा फील आएगा कि आप कंक्रीट पे गिर गए। क्यों ऐसा फील आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि एक सरफेस टेंशन ऑलरेडी मेंटेन रहता है। क्या रहता है, ऑलरेडी एक सरफेस टेंशन मेंटेन रहता है। तो सरफेस टेंशन की वजह से हमारा जो पूरा जो फोर्स बॉडी होती है उसके ऊपर पूरा हमारे पर प्रेशर लग जाता है। और अगर हम लोग एक पॉइंट से डिप करेंगे तो हम उस सरफेस टेंशन को ब्रेक करके अंदर की तरफ जाते हैं, जो कि हमें ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता, ज़्यादा हमारे ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं करता, ठीक है। तो थोड़ा बहुत समझ में आ गया रहेगा क्या सरफेस टेंशन क्या होता है, ठीक है। अगर इसको थोड़ा भी समझ में आया तो नीचे लाइक का बटन दबा देना, उसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और अपना कमेंट्स बताते जाओ कि हम कैसे इसको इम्प्रूव करते जाते हैं, ठीक है। हम लोग भी बहुत एक्साइटेड रहते हैं कि आप लोग क्या हमें कमेंट करोगे, क्या सजेशन दोगे, ठीक है। तो कुछ भी सजेशंस हो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताते जाओ, हम लोग उसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, मैक्सिमम कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय, टेक केयर।